जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। प्राचीन इतिहास का ये सेक्शन चल रहा है और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो लेसन को पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है महाजनपदों का उदय, अर्थात महाजनपद के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा है वैदिक काल। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, आप सब लोगों को पता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, और जैसे जैसे कैसे महाजनपदों का उदय हुआ और ये महाजनपद कैसे आए, और इसके बाद के जो वंश है जिन्होंने इन महाजनपदों पर शासन किया, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पार्ट की। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि महाजनपदों का उदय आखिर में हुआ कैसे। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा है दोस्तों कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के समय में यानी कि 600 बीसी जब था शासन, उस समय समाज का चहुमुखी विकास हुआ। चहुमुखी विकास से मतलब क्या हुआ ये दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, और जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, समाज में आर्थिक रूप से परिवर्तन आया, है ना। जैसे लकड़ी के जो यूज होते थे अब लोहे के यूज होने लगे, है ना। यानी कि व्यापार बढ़ा, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे सामाजिक स्थिति भी लोगों की सुदृढ़ होती है। ना केवल हल दोस्तों, अपितु जैसे लड़ाई करने के लिए शस्त्र इत्यादि भी बनना शुरू हो गए। फलक, जैसे किसान है तो वो काटने के लिए, फसल काटने के लिए फलक इत्यादि भी बनना शुरू हो गए। तो दोस्तों, एक लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया हमारे प्राचीन इतिहास में, और चहुमुखी विकास इसका हुआ। अब जो चहुमुखी विकास हुआ तो धीरे धीरे जो कबीला था उसका आकार जो था दोस्तों वो बढ़ने लगा, और वो आकार बढ़कर क्या बना, वो जन बना। फिर जन से वो जनपद बना, और जनपद से वो बना महाजनपद। तो यही महाजनपदों के बारे में आज हम इसको जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये पहले क्या था, ये पहले कबीला था, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, ये कबीला से क्या बना, जन बना, फिर जन से क्या बना, ये जन से क्या बना, जनपद बना, और फिर जनपद से क्या बन गया भैया, महाजनपद बन गया। तो इसी महाजनपदों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उन महाजनपदों की राजधानियां क्या थी इसके विषय में पढ़ेंगे। उस राजधानी से संबंधित फैक्ट जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, आप सब लोगों को पता है। तो मन लगाकर इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों से, ठीक है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं पेपर की। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग ये सबसे पहले पता होगा कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर हुआ है। ये जो 16 महाजनपद है, इसकी सूची कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हम लोग याद रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से भी। देखो बच्चा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा है, यानी 600 बीसी चल रहा है। आप सबको पता है 563 बीसी, है ना, या 499 बीसी, ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्या है, समय काल है। बोलो भाई, समय काल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 563 बीसी किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है ना, उनके जन्म को के सन को बताया जाता है। तो लगभग 6वीं शताब्दी तो हुई है, यानी कि उस समय उसके बाद जब बौद्ध ग्रंथों का निर्माण हुआ, तो बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसके बारे में अंगुत्तर निकाय में ही जो है वो महाजनपदों का उल्लेख मिला है। जो जैन ग्रंथ है उसमें भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, यहाँ पर देखिए भगवती सूत्र, यहाँ से मिला हुआ है महाजनपदों के विषय में सूचियां प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि महाजनपद क्या थी, राजधानी क्या थी, उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो आज के पेपर में पूछे जाते हैं। वर्तमान में ये राजधानियां और राज्य कहाँ पर आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन साम्राज्यों पर सबसे पहले किस वंशों ने शासन किया, है ना। जैसे हम लोग सुना है हर्यक वंश, हम लोग ने सुना है, हम लोगों ने नंद वंश सुना है, शिशुनाग वंश सुना, हम लोगों ने मौर्य वंश सुना है, जिसमें मौर्य वंश सबसे शक्तिशाली शासक अशोक, ये सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, महाजनपदों का उदय एक्चुअली में कैसे हुआ, किन किन जगहों पर हुआ। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनपद पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों देखो, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि मगध की राजधानी क्या थी, तो हम कहते हैं भैया राजगृह। अब राजगीर वर्तमान में किस एरिया में स्थित है, तो ये प्रश्न आ जाता है। जैसे पटना और गया के आसपास के एरिया में राजगीर आज उसका नाम है, पहले उसका नाम राजगृह था, और वही जो था वो मगध साम्राज्य का क्या था, राजधानी था। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इधर से कि सबसे पहले हम लोग महाजनपद को देखेंगे, और प्रश्न ये आता है कि ये जो महाजनपद ये किस राज्य में, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया। देखिए 3 जो है वो बिहार से हैं, फिर यहाँ पर 8 3 11 8 जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, फिर यहाँ पर 3 और जो अलग अलग राज्य से हैं, और 2 ऐसे क्षेत्र थे उस समय के महाजनपद थे जो वर्तमान भारत से क्या है,
बाहर की सीमा में। उस समय तो अखंड भारत था, तो उस समय वो भारत की हिस्सा थे, परंतु वर्तमान में क्या है, वो यहाँ से बाहर। आइए फिलहाल सबसे पहले देखते हैं मगध महाजनपद, जो कि इसका सबसे बड़ा महाजनपद था, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। वर्तमान में इसको राजगीर कहा जाता है इस शहर को। ठीक है, ये पटना और गया के आसपास का इलाका है, बिहार में पाया जाता है। दूसरा जो है बच्चा वो है अंग राज्य। ठीक है, अंग देश का राजा आप सबको पता किसको बनाया गया था, अंग देश का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अंग देश का राजा महाभारत में किसको बनाया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि अंग की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी चंपा। वर्तमान ये भागलपुर इलाके में, बिहार के ही भागलपुर इलाके में प्राप्त है। तीसरा जो यहाँ पर महाजनपद था वो था वज्जी। अब वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहले तो ये जानिए वज्जी की राजधानी क्या है। वज्जी की राजधानी है वैशाली। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 8 जनपदों को मिलाकर वज्जी का महाजनपद का निर्माण किया गया था, और सबसे पहले जो गणतंत्र था वो यहीं पर लागू हुआ था। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, ये जो महाजनपद थे, इससे याद आ गया हमें, ये जो महाजनपद थे दोस्तों, ये 2 प्रकार के थे। एक गणतंत्र व्यवस्था के थे, है ना, जिसको लोकतंत्र भी कहते हैं हम लोग, और एक थे राजतंत्र व्यवस्था वाले। मतलब ऐसे भी कुछ एरिया थे जहां पर गणतंत्र था, लोकतंत्र था, और कुछ ऐसे एरिया भी थे जहां पर क्या था, जहां पर राजतंत्र था, राजा का शासन था। तो हम सबसे पहले ये याद रखेंगे, अब से प्रश्न आएगा कि कौन सा वो महाजनपद है जहां सबसे पहले गणतंत्र व्यवस्था लागू हुई, लोकतंत्र लागू हुआ, तो बच्चों वो था वज्जी वाला एरिया। ठीक है, वज्जी का राजधानी क्या, वैशाली। कितने जनपदों को का समूह मिलाकर, तो 8 जनपदों का समूह मिलाकर वज्जी का निर्माण हुआ था। बाद में याद रखेंगे लिच्छवी वो पहला गणराज्य था, नाम से ही आगे देखो लिच्छवी गणराज्य। तो पहला ये ऐसा राज्य था, ऐसा जनपद था जहां पर गणतंत्र लागू हुआ था, लिच्छवी। और बाद में लिच्छवी की राजधानी क्या होगी, वैशाली होगी। तो प्रश्न अगर पेपर में आपके आता है कि वज्जी और लिच्छवी दोनों की राजधानी क्या है, वैशाली है, इसको आप याद रखिएगा। आप लोगों का एक सेशन कराया जाएगा ऑनलाइन बहुविकल्पी प्रश्नों का। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए। हालांकि बहुत बात ये बन रहा है वीडियो, लेकिन आप ये लगातार वीडियो आपको मिलेंगे, और हो सकता है अगर आप चर्चा करें और आप अगर थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी अपनी दिखाएं, तो क्यूरियोसिटी दिखाएंगे अगर आप लोग, तो हम लोग इसका ऑनलाइन सेटअप भी, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन का भी सेटअप रखते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल 3 हो गए बिहार से। आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। मगध जिसकी राजधानी राजगीर, अंग की राजधानी चंपा, और वज्जी की राजधानी वैशाली। इसके एरियाज यहाँ पर लिखे हुए, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। उसके बाद चलते हैं यूपी से। तो यूपी से 8 है, हम लोग इसको 4-4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये, और फिर 1 2 3 4। आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले काशी का वाराणसी। अब देखो वाराणसी से खड़े होकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, काशी में होकर वीडियो बना रहे हैं, तो ये तुम लोग याद होना चाहिए। खासतौर से जो वाराणसी के लोग देख रहे हैं उनको तो याद हो जाएगा आराम से। बाहर के लोग भी बहुत हार्ड नहीं है, वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री सांसद भी यहाँ से है, तो भैया काशी और वाराणसी, सब लोग काशी जा रहा है। ठीक है, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल जो प्रदेश था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती और साकेत। हालांकि कौशल प्रदेश वर्तमान का क्या है, फैजाबाद वाला इलाका, अयोध्या वाला इलाका। तो इसमें 2 हमने क्यों लिखा है कि कौशल प्रदेश जो था ना बच्चा, वो 2 भागों में बटा हुआ था। इसका जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और इसका जो उत्तरी भाग था इसकी राजधानी साकेत थी। हालांकि पेपर में श्रावस्ती ही पूछता है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। छठवां देखते हैं मल्ल। तो मल्ल कहाँ पे था दोस्तों, तो मल्ल कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। अच्छा बताइए वर्तमान में कुशीनगर क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कौन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे बुद्ध जी, तो भैया कुशीनगर। ठीक है, और ये देवरिया का वर्तमान का जो इलाका है, देवरिया के आसपास का इलाका उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये पड़ता है कुशीनगर। अगला पढ़ते हैं वत्स। ये चौथा हम लोग का है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर से रिकॉल करेंगे। वत्स जो है बच्चा वो कहाँ पर है, वो कौशाम्बी में है। देखिए हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4 से लेकर 11 तक। अच्छा वत्स कहाँ पर है, कौशाम्बी में। वर्तमान में जो प्रयागराज वाला इलाका है, इलाहाबाद वाला, वो कौशाम्बी में आता है ना। यानी वत्स राजधानी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं, 4 समझ में आया आपको। काशी का क्या बच्चा, काशी का वाराणसी है। फिर उसके बाद कौशल प्रदेश मतलब कौशल्या जी से याद रख लीजिए। अयोध्या से याद रख लीजिए फैजाबाद। तो वर्तमान में फैजाबाद वाला इलाका। हालांकि कौशल का राजधानी क्या था, श्रावस्ती था। कब, दक्षिणी जो इलाका था कौशल का, उसका श्रावस्ती था, और उत्तरी का क्या था, साकेत था। लेकिन पेपर में श्रावस्ती ही ऑप्शन में आता है, साकेत नहीं आता। ठीक है, परंतु कोई हार्ड अगर क्वेश्चन बन गया तो आप याद रखेंगे उत्तरी का साकेत था।
इसको याद रखिए। तीसरा देखेंगे मल्ल बच्चा, तो मल्ल यानी कि कुशीनगर, कहाँ का, देवरिया का इलाका, आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया का इलाका, और कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण लिया है। किसने लिया है, कमेंट करिए जल्दी से। वत्स, और वत्स कहाँ का इलाका है, प्रयागराज का इलाका है, जिसकी राजधानी उस समय थी कौशाम्बी। 4 आपको क्लियर होगा, ये 4 आगे बढ़ते हैं। अगला 4 है कुरु। तो आप सब लोग ने पढ़ा होगा कुरु, तो वर्तमान में दिल्ली का इलाका, दिल्ली के आसपास का इलाका। हालांकि देखिए हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही उस समय कुरु राजवंश आता था। आप सब लोग को पता है कौरव और पांडव, इंद्रप्रस्थ उस समय उनकी राजधानी हुआ करती थी। कुरु का क्या हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया। पांचाल का जो राजधानी था वो था अहिच्छत्र, 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 आधा चाहिए, अहिच्छत्र, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पांचाल, तो पांचाली आप सब लोग को पता है, द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था, पांचाल नरेश की वो पुत्री थी। तो पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र। उसके बाद चलते हैं शूरसेन, तो शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, वर्तमान में ये मथुरा क्षेत्र आज भी है। चेदी, चेदी जो था उसकी राजधानी थी शुक्तिमती, कहीं पर ये शक्तिमती लिखा होता है, कहीं पर ये शुक्तिमती लिखा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कहीं शक्तिमती लिखा होता है और कहीं पर शुक्तिमती लिखा होता है। चेदी गणराज आज सब लोग को पता है, चेदी महाराज, चेदी महाराज कौन थे भैया, तो एक भाई थे कृष्ण जी के, जो कृष्ण जी को खूब गाली दिए तो कृष्ण जी उनका सर काट दिया था। आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कौन थे, ठीक है। कृष्ण जी उनको कृष्ण जी उनको दिए थे कि भैया वरदान कि 100 बार अगर तुम मुझे अपशब्द कहोगे तो उतना मैं सहूंगा तुम्हारी माँ के कहने पर भी, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और 101वां गाली को जैसे ही देता है, मतलब अपशब्द कहता है, तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मतलब भगवान 100 मौके देते हैं हम लोगों को, ठीक है। उसमें अगर आप कर जाए, नहीं तो फिर गला कट जाता है ना, साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो चेदी का जो राजधानी वो है शुक्तिमती। कमेंट में जरूर बताइए चेदी के जो युवराज थे वो कौन थे, ठीक है, जो कृष्ण के भाई भी थे और कृष्ण ने उनको गला काटकर उनकी हत्या भी की थी। ये 8 हो गए बच्चा कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में। देखो ये जो महाजनपद है ये ज्यादातर उत्तर भारत और मध्य भारत में ही फैला हुआ था। देखो उत्तर भारत में तुम्हारा उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, और मध्य भारत में मध्य प्रदेश आता है, और मध्य एक आग ही ऐसा राज्य है, और राजस्थान आता है। तो आइए देखते हैं। तो अवंती जो था बच्चा, गणराज्य जो अवंती महाजनपद था उसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। महिष्मती साम्राज्य, आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा होगा, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश, अवंती जो महाजनपद था। उसके बाद मत्स्य महाजनपद कहाँ था, राजस्थान में था, और वर्तमान उस समय इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। वर्तमान में राजस्थान में मत्स्य महाजनपद कहाँ पे था, विराटनगर में था। विराट कोहली मछली नहीं खाते हैं या खाते हैं, जैसे भी आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। तो मत्स्य जो राज्य है, महाजनपद है, वो कहाँ है, विराटनगर। अस्मक एक महाजनपद था, जो एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित था, यानी वर्तमान के आंध्र प्रदेश, एपी, वर्तमान के बच्चा आंध्र प्रदेश में ये स्थित था। और इसकी राजधानी उस समय पोटली या पोतन हुआ करती थी। कहीं कहीं पोतन है, कहीं कहीं पोटली है, जैसा आपको ऑप्शन आएगा आप लिख सकते हैं। ये 14 गणराज्य, ये 14 महाजनपद बच्चा वर्तमान भारत के क्षेत्र में है, लेकिन 2 ऐसे हैं जो आज के भारत से थोड़े से बाहर है। उस समय थे भारत का हिस्सा, आज नहीं है। तो आज वो कौन से, एक है कंबोज जिसकी राजधानी थी राजपुर, और एक है गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। आप सब लोग जानते हैं गांधार, गांधारी है ना, गांधारी यानी कि शकुनी की बहन। अब कंबोज, तो ये कहाँ पर बच्चा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में, यानी कि जो भारत का जब आप मैप देखेंगे तो भारत का ये वाला जो जहाँ से हम लोग का ये पार्ट अलग होता है, यहाँ से पाकिस्तान वाला पार्ट शुरू होता है और इसके ऊपर अफगानिस्तान वाला पार्ट शुरू होता है। तो इन इलाकों पर ही ये इलाका महाजनपद पड़ता था, ठीक है, कंबोज महाजनपद पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके पर। और गांधार जो था बच्चा, यानी कि जो जिसकी राजधानी तक्षशिला, वो था वर्तमान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में था, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार, इन सभी इसका नोट्स बना लीजिए सब लोग। सबसे पहले 3 कहाँ से, बिहार से, कौन कौन, मगध, अंग और वज्जी। देखो 12 के जो बच्चे क्लास 12 के, उनका भी एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा है, तीसरा लेसन है, दूसरा ही लेसन है शायद, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को, तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने 12th के सभी दोस्तों को, है ना, उनका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ये राजधानी उससे पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, या फिर बहुविकल्पी में, या फिर अति लघु में, 3 नंबर वाले। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 3 हो गए बिहार से, फिर 8 हो गए उत्तर प्रदेश से, ठीक है, और फिर 3 कहाँ से हो गए, 3 हो गए अलग अलग, एमपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और 2 कहाँ से, 2 वर्तमान भारत, उस समय नहीं, वर्तमान भारत के बाहर से।
एक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसको हम लोग कम्बोज बोल रहे हैं, और एक है हमारा तक्षशिला, जिसकी राजधानी है जो है गांधार। वो कहाँ पे, वर्तमान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस वाले इलाके में। तो ये था दोस्तों महाजनपद, 16वां महाजनपद, उसकी राजधानी और उससे संबंधित वर्तमान के फैक्ट्स। इस वीडियो को आप लोग फिर से देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महाजनपदों के विषय में समझना है तो इसका राजधानी, वर्तमान स्थिति और जो स्पेशल थिंग्स है वो आपको याद होने ही चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। इससे प्रश्न बनते हैं पेपर में। तो आज यहीं तक रखते हैं। और जब ये जो महाजनपद हम लोग पढ़ने जाएंगे, सबसे बड़ा महाजनपद है, तो इसमें 4 वंशों ने शासन किया, आप सब लोग को पता होगा, ठीक है। तो सब कोई शुरुआत में सब लोग कहता है कि हर्यक वंश आया, है ना, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, और फिर कौन आया, सबसे आखिरी में मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश का एक शासक था अशोक। उसी अशोक के द्वारा निर्मित किए गए बहुत सारी चीजें भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अपनाई भी गई, है ना, नहीं अपनाई गई, अपनाई तो गई। अशोक चक्र हम लोगों का है, अशोक स्तंभ हम लोगों का है, तो ये सब हम लोग अशोक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो इतिहास के जो प्रश्न उसमें से आते हैं, प्राचीन इतिहास में से, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग जो वंश के बारे में वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।